चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, जो कि बोलता है आपको बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। प्रिपेयर करना है हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, करेक्ट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में हमको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है। क्या बोलता है क्वेश्चन? और ये जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो वर्किंग नोट बताई थी, उसी वर्किंग नोट पे आपको ये वाला सम्स सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट सब्सिडरी एस लिमिटेड ड्रॉन अप एट 31 मार्च 2017, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट हैविंग रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग: रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इट्स 80% शेयर बाय एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में कितने परसेंट लिए? 80% शेयर्स ले लिए हैं। जिस दिन रिजर्व कितना था? 25 और पीएनएल कितना था? 15। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी ₹1,00,000 और फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू थी ₹20,000 वह रीवैल्यूड एट ₹1,50,000 एंड ₹15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016। फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ दिस शेयर्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ, मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 15%। बैलेंस शीट दी गई है। नॉन करंट एसेट में मशीनरी 3, फर्नीचर 1.5, 90 और 17। नॉन करंट एसेट में 4,40,000 और 1.5 लाख, और शेयर्स दिए हुए हैं 1,60,000 रुपये के। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 6 लाख रुपया और 1 लाख रुपया, रिजर्व 2 लाख रुपया और 75,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000 और ट्रेड पेबल 1.5 लाख और 57,000 रुपया। हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के पहले हमको एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, जो हमारे लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था उसके अंदर जैसे वर्किंग नोट था उसी हिसाब से हमको वर्किंग नोट बनानी है अगर हमको फुल फ्लेज क्वेश्चन आया तो। आइए सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। इतनी सारी वर्किंग नोट हमारी इसके अंदर बनेंगी। चलिए सबसे पहले हमने आपको बताया था आपको फॉर्मूला बनाना है पर्टिकुलर्स, प्री, पोस्ट एंड टोटल। पर्टिकुलर्स में सबसे पहली चीज़ क्या है? बोलता है रिजर्व हमने एक्वायर कब किया कंपनी को? हमने एक्वायर किया है भैया 1 तारीख को। हमने एक्वायर किया है कंपनी को 1 अप्रैल को एक्वायर किया है, करेक्ट। कितने रुपए में एक्वायर किया बेटा? 1,60,000 में एक्वायर किया है। जिस दिन शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख। शेयर कैपिटल ओरिजिनली भी कितना होगा? 1 लाख ही होगा। तो शेयर कैपिटल था आपका, शेयर कैपिटल फ्री कितना? 1 लाख रुपया। पोस्ट में कुछ भी नहीं है। टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपया। सेकेंड, रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। रिजर्व कितना दिया हुआ है बेटा? रिजर्व कितना दिया हुआ है? रिजर्व दिया हुआ है 25,000 और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 15,000। रिजर्व ओपनिंग में कितना दिया हुआ है? 25,000 और 15,000। पोस्ट वाले इसमें हमको रिजर्व कितना हो चुका है? रिजर्व हो गया भैया 75,000 और प्रॉफिट आउट हो गया 25। तो क्लोजिंग में रिजर्व जो हो गया वो हो गया 75, यानी कितने से बढ़ गया बेटा रिजर्व भैया 50 से बढ़ गया। एंड कितने पे हो गया? 75 पे। और प्रॉफिट लॉस कितने से बढ़ गया? 10 से। तो एंड कितने पे हो गया? 25,000 पे। यह है हमारा टोटल 1,40,000 रुपया, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया।
क्या कोई टाइम एडजस्टमेंट है? नहीं भैया, कोई भी टाइम एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन बोलता है कि हमने कोई चीज़ों को रिवैल्यूएट किया हुआ है। क्या क्या है? रिवैल्यूएशन किया हुआ है मशीनरी को और फर्नीचर को। मशीनरी को कितने से बढ़ा है बेटा? मशीनरी जो थी मेरी, जिसकी बुक वैल्यू थी 1,00,000 रुपया, उसको हमने रिवैल्यू किया 1,50,000 रुपये पे। मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपया, उसको रिवैल्यू किया हमने 1,50,000 रुपये पे। करेक्ट। और फर्नीचर जो 20,000 का था उसको हमने किया 15,000 पे, यानी एक को हमने 50,000 से बढ़ाया और एक को हमने 5,000 से लेस किया, यानी हमने टोटल रिवैल्यूशन को कितना बढ़ाया? 45 से रिवैल्यूशन कराया। अब जैसे ही हमने मशीनरी की वैल्यू बढ़ा दी तो एक जो उसको 50,000 से बढ़ाया उसके ऊपर हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन तो हमारा लॉस है। और जिसकी वैल्यू हमने 5,000 से कम की उसके ऊपर हमारे को डेप्रिसिएशन का सेविंग हो गया, सेविंग इन डेप्रिसिएशन। दो जो मशीनरी की वैल्यू 50 से बढ़ाई थी, 50 से जो मशीनरी की वैल्यू बढ़ाई थी उसका डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%। तो मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा भैया? 50,000 पे 10% इट इज़ 5,000 रुपया। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5,000 रुपया। P&L के अंदर से वो एडिशनल डेप्रिसिएशन 5,000 रुपया लेस कर दिया। और जो 5,000 से वैल्यू कम की थी फर्नीचर की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था? 5,000 पे 15%, डेट इज़ 750 रुपया। 750 रुपया से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये सब एडजस्टमेंट के बाद मेरा प्रॉफिट कितना आया? ये आया बेटा 1,85,000। ये आया जनरल रिजर्व 50,000। ये आ गया आपका 5,750। अब इसके दो पार्ट है, एक है होल्डिंग का शेयर, एक है माइनॉरिटी का शेयर। होल्डिंग का शेयर कितना है बेटा? हमने कितने परसेंट लिया? 80% लिया। हमने कितना परसेंट लिया? 80%। हमने लिए 800 शेयर। टोटल शेयर कितने थे? 100 रुपये के शेयर, 1000 शेयर थे, तो 1000 में से 800 हमने लिया, यानी 80% हमारा है। तो माइनॉरिटी का कितना है बेटा? 20%। तो इसके अंदर 80% कितना होता है? 1,48,000। और इसके अंदर 20% कितना होता है? 37,000। यहाँ पे 80% 40,000, 10,000। और यहाँ पे 80% होता है 46001150। अब हमारे पास ये 6 चीज़ें हैं, हमारे पास ये 6 चीज़ें हैं। देखते हैं 6 चीज़ें कहाँ कहाँ जाएगी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको हम बोलेंगे COC। करेक्ट। हमने शेयर एक्वायर कितने में किया? शेयर इन्वेस्टमेंट कितने में किया हमने? बैलेंस शीट को असेट साइड 1,60,000 में हमने इन्वेस्टमेंट किया। 1,60,000 में हमने इन्वेस्टमेंट किया। लेस इतने की हमको नेट एसेट मिली, इतने की हमको नेट एसेट मिली। तो मैंने एक्स्ट्रा 12,000 रुपये दिया। ये एक्स्ट्रा 12,000 का है भैया गुडविल का। एक्स्ट्रा 12,000 का है गुडविल का। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आएगा बेटा? ये वाला पूरा पार्ट आएगा 37 प्लस 10 दैट इज 47 प्लस 1150 यानी 48,150। दिस इज माई माइनॉरिटी इंटरेस्ट। करेक्ट। मेरा कंसोलिडेटेड P&L कितना है? कंसोलिडेटेड P&L और कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। ये मेरा जनरल रिजर्व 40,000 रुपया सब्सिडरी का, 40,000 रुपया सब्सिडरी का। और इसका कितना है? 4,600। इसका कितना है? 4,600। इसमें मैं मेरा ऐड कर देता हूँ। मेरा कितना है? प्रॉफिट लॉस है भैया 25 और रिजर्व है 75। रिजर्व है 2 लाख और प्रॉफिट लॉस है 1 लाख। मेरा कितना है? 2 लाख और 1 लाख। तो प्रॉफिट लॉस है मेरा 1 लाख और ये मेरा 2 लाख। तो इसके अंदर कितना गया? 1,04,600 और इधर कितना आ गया? 2,40,000। करेक्ट। अब चलिए इसके बेसिस पे हम लोग हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारी वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए वर्किंग नोट। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा गुडविल कितना आ रहा है।
12,000। नॉन करेंट एसेट में इंटेंजिबल एसेट 12,000 रुपया, दैट इज गुडविल हमारा है वर्किंग नोट के हिसाब से। सेकंड कंसोलिडेटेड P&L, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना रहा 48,150, हमारा भी कितना आ रहा था 48,150। हमारा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व कितना है 2,40,000। रिजर्व एंड सरप्लस का ये देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस 2,40,000 और P&L कितना है 1,04,000। तो ये भी हमारा मैच हो गया, बराबर है। मेरा ये रिजर्व एंड सरप्लस मर्ज हो गया, मैच हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी, फटाफट देखिए। सबसे पहले देखते हैं असेट्स। असेट मेरी कितनी है 3 लाख और 90, 3 लाख और ये 1.5 लाख, कितने हो गए 4.5 लाख। 4.5 लाख प्लस 90 और 17 प्लस 90 प्लस 17, ये हो गई मेरी टोटल 557,000 की, 557,000, जिसमें बेटा आपने नेट 45,000 से असेट बढ़ाई थी, 50,000 से एक असेट बढ़ाई थी और एक 5,000 से कम दी थी। नेट अपने 45 से असेट बढ़ाई और इसके ऊपर आपको कुछ डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन कितना लगा, एक पे आपको डेप्रिसिएशन लगा 5,000 रुपया और एक पे आपका डेप्रिसिएशन सेव हुआ 750 रुपया। यानी नेट आपका जो मशीनरी आना चाहिए या फिक्स असेट के टोटल आना चाहिए 5,97,750, 597,750। भैया कैसे किया, देखिए मेरा कितना है टोटल, ये भी आपको बताता हूँ। मेरा कितना है टोटल 4.5, ये दोनों का सम। उसके बाद मेरा इनका कितना है 90 और 17 यानी 1,07,000 रुपया। मशीनरी की वैल्यू मैंने 50 से बढ़ा दी थी और मैंने उसकी वैल्यू 5 से कम कर दी थी फर्नीचर की। जो मशीनरी की वैल्यू बढ़ाई मैंने 50 से, उसके ऊपर मुझे 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा और जो 5,000 से कम की थी उसके ऊपर मुझे 750 का सेविंग हो गया। तो इन सब का नेट कितना होता है 597,750। आगे नॉन करेंट एसेट कितनी है 4.5 और 440 और 1.5 कितनी होती है 590, 5,90,000, 5,90,000। भैया शेयर कैपिटल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि शेयर कैपिटल तो क्या हो गया यहाँ जाके ख़त्म हो गया शेयर कैपिटल। ये आपका शेयर कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ जाके ख़त्म हो गया। अब जाते हैं लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल कितने हैं 1,50,000 प्लस 57,000, टोटल आता है 2,07,000 रुपया, बराबर है। माइनॉरिटीज आ गया, रिजर्व सबसे आ गया। अब शेयर कैपिटल, ये जो कैपिटल है ये कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक चले गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, एक चले गया आपका गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। सिर्फ बचा ये 6 लाख रुपया, तो ये 6 लाख रुपया ऐसा कैसा लिख देंगे और हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी टैली हो जाएगी। हमारी बैलेंस शीट कितनी हो जाएगी 11,99,750, 11,99,750 हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई मर्ज हो गई। आपको ये सब नहीं बनाना है, आपको इतना वर्किंग नोट ये सब नहीं बनाना है। जो वर्किंग नोट का फॉर्मेट मैंने दिया आपको उसी वर्किंग नोट का फॉर्मेट बनाना है आपको। इसको कट कीजिए एज पर मेरी मेथड जो है उस हिसाब से, जो मैंने आपको वर्किंग नोट लिखाया है उस हिसाब से आपको ये बनाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है ए लिमिटेड होल्ड्स 80% इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड वोटिंग राइट इन बी लिमिटेड, यानी होल्डिंग सब्सिडरी हो गया। ए सेल्स इन्वेंटरी कॉस्टिंग रुपीज़ 180 लाख टू बी लिमिटेड एट द प्राइस ऑफ 200 लाख, यानी 180 की चीज़ मैंने 200 में बेची। द एंटायर इन्वेंटरी अनसोल्ड विद बी लिमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016, यानी ये क्या हो गया ए लिमिटेड बी लिमिटेड होल्डिंग बेच रहा है माल सब्सिडरी को, होल्डिंग बेच रहा है माल सब्सिडरी को। प्रॉफिट कितना कमाया उसके ऊपर, प्रॉफिट कमाया बेटा 20 लाख का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि 180 की चीज़ बेची कितने में 200 में, यानी 20 लाख का प्रॉफिट कमाया। ये 20 लाख का प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा होगा कंसोलिडेटेड P&L में, वहाँ से हमको इसको क्या करना है लेस करना है, करेक्ट। ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। सेकेंड क्या बोलता है ए लिमिटेड होल्ड 75% इक्विटी शेयर्स, ए लिमिटेड परचेज इन्वेंटरी कॉस्टिंग 150 रुपया फ्रॉम बी लिमिटेड एट द प्राइस ऑफ 200 रुपया, द एंटायर इन्वेंटरी रिमेन अनसोल्ड। ये हो गया भैया बी लिमिटेड सेल करा ए लिमिटेड को
ये हो गया अपस्ट्रीम। कितना प्रॉफिट कमाया है बेटा? 50 लाख का प्रॉफिट कमाया है। ये 50 लाख के दो पार्ट हैं, एक पार्ट गया होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में और एक गया होगा भैया आपका कंसोलिडेटेड पीएनएल, दोनों से हमको हटाना है। ये हो गया आपका अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। देखते हैं एज पर पैरा 16 एंड एज पर पैरा 17 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस एंड इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड द रिजल्टिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट should be eliminated in full. Unrealized losses resulting from inter-group transaction should also be eliminated unless cost cannot be recovered. क्या बोलता है कि आपको इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन के जो जो बैलेंसेस है, जो जो ट्रांजेक्शन, जो जो प्रॉफिट है, उन सबको एलिमिनेट करना है। इंटर ग्रुप बैलेंसेस एंड इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग सेल्स, एक्सपेंस एंड डिविडेंड आर एलिमिनेटेड इन फुल। यानी हमारा ए और बी के बीच में जो भी हमारा सेल, परचेस, डिविडेंड, डिविडेंड है, वो सब हमको क्या करना है? एलिमिनेट करना है पूरा का पूरा। Unrealized profit resulting from intergroup transaction that are included in the carrying amount of the assets जो इन्वेंटरी इंक्लूड किया होगा सच एज इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट आर एलिमिनेटेड इन फुल। यानी अनरियलाइज जो भी प्रॉफिट रहेगा, एक केस में हमारा कितना है 20, एक केस में कितना है हमारा 50, इसको भी क्या करना पड़ेगा? हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। Unrealized losses resulting from intergroup transaction are to be deducted in arriving carrying amount of assets are eliminated unless cost cannot be recovered. Okay, next. One also needs to see whether the intergroup transaction are upstream or downstream. अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब सब्सिडरी कंपनी परचेस करती है। अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब सब्सिडरी कंपनी माल बेचती है होल्डिंग कंपनी को। और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? जब होल्डिंग कंपनी माल बेचती है सब्सिडरी कंपनी को। इन केस ऑफ अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, जब अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन होता है, सिंस द गुड्स आर सोल्ड बाय द सब्सिडरी टू द होल्डिंग कंपनी, प्रॉफिट इज मेड बाय द सब्सिडरी कंपनी। अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कम कमाती है सब्सिडरी कंपनी। बी लिमिटेड ने कमाया, कितना कमाया? 50 लाख रुपया, विच इज अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय शेयर्ड बाय होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इन सच ट्रांजेक्शन if goods are remain unsold at the balance sheet date, the unrealized profit on such goods should be eliminated from minority interest as well as from consolidated P&L on the basis of their shareholding, besides deducting the same from unsold inventory। तो हमको अनसोल्ड इन्वेंटरी में से यानी इन्वेंटरी में से लेस करना ही है, साथ ही साथ आपका CPL जो आपका कंसोलिडेटेड P&L है प्लस जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वहाँ से भी इसको क्या करना है? लेस करना है। But in case of downstream transaction, the whole of the profit is earned by the holding company. Therefore, the whole unrealized profit should be adjusted from unsold inventory and consolidated P&L only, irrespective of the percentage of shares held by the parent। यानी पूरा का पूरा माल तो पेरेंट ने होल्ड किया हुआ, तो पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसे ये वाला, इसके अंदर हमने कितना कमाया था? 20 लाख रुपया कमाया था। ये 20 लाख पूरा पूरा हम लोग क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। हमने 20 लाख कमाया था, 200 माइनस 180 वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बाय रिड्यूसिंग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। आप इन्वेंटरी की वैल्यू को भी क्या करेंगे? कम करेंगे, और आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करेंगे? कम करेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 2, जहाँ पे अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन था, वहाँ पे आपने कितना रुपया कमाया? वहाँ पे आपने बेटा 50 लाख रुपया कमाया, जो कि 200 और 150 का डिफरेंस है। ये 50 के दो पार्ट हैं, एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 20% क्या होगा? नहीं 70 कितना परसेंट शेयर है? 75% है। तो 75% यहाँ गया होगा, 25% यहाँ गया होगा। तो 50 लाख का 75% इज 37.5 रिड्यूस बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो 75 है 25 है वो काय में से कम हो गया? वो माइनॉरिटी शेयर में से कम हो गया, वो माइनॉरिटी शेयर में से कम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ HN सब्सिडरी एस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इनकम दिया हुआ है, सेल्स, इंक्रीज इन इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आपने डिविडेंड पे किया और बचा आपका बैलेंस प्रॉफिट। H लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू S लिमिटेड ऑफ 150 लाख। H लिमिटेड S को बेचता है यानी होल्डिंग सब्सिडी को बेचता है एट कॉस्ट प्लस 20%।
इन्वेंटरी ऑफ एस इंक्लूड सच गुड्स ऑफ वैल्यूइंग 24 लाख रुपया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5 lakhs पेड टू एच लिमिटेड एज कंसल्टेंसी फीस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 10 lakhs पेड टू एस एस कमीशन। एच लिमिटेड होल्ड 80% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ 1,00,000 लाख इन एस लिमिटेड प्रायर टू 15/16। एच लिमिटेड टू क्रेडिट टू इट्स P&L अकाउंट द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिविडेंड declared and paid by S Limited for the year ended 15/16. You are required to prepare consolidated profit and loss account। एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन तो ऊपर वाला जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो सिंपल है, ऊपर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो सिंपल है। सिर्फ क्या चीज़ है, सिर्फ क्या चीज़ है, जैसे ये आपका इन्वेंटरी है, आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। इसके अंदर क्या है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है, यानी कुछ एस ने एच को बेचा होगा, कुछ एच ने एस को बेचा होगा। सेम ये जो डिविडेंड है ना, ये डिविडेंड के अंदर एस लिमिटेड का भी डिविडेंड है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब भी आप इन को करोगे, तो हम कंसोलिडेट में क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन सबको ऐड करते जाएंगे, लाइन बाय लाइन सबको ऐड करते जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो इंट्रा वाला आइटम है ना, इंट्रा, उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे पूरा का पूरा, उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे पूरा का पूरा। तो एक बार फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर बढ़ते हैं आंसर की तरफ। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है। सॉल्यूशन देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, 5,865 रुपया। ये 5,865 कैसे आया, देखिए जो मेरा टर्नओवर है 5,000 प्लस जो उसका टर्नओवर है 1,000। मेरा टर्नओवर कितना है 5 प्लस उसका टर्नओवर 1,000, टोटल कितना हो गया 6,000। अब इसके नीचे बोला है कि हमने कुछ तो भी कंसल्टेंसी चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे वो आपस के थे, तो हमको उसको पूरा पूरा एलिमिनेट करना है। तो देखिए इसमें से मैंने क्या किया, जो मुझे कंसल्टेंसी, देखो इंटर ग्रुप सेल कितने का है, 1,20,000 का सेल हुआ, यानी एक ने सेल किया दूसरे ने परचेज़ किया। सेम वे जो कमीशन है वो कमीशन भी कितना, इंटर ग्रुप 5, एक ने कमीशन का खर्चा किया होगा, एक ने कमीशन की इनकम की होगी। और सेम में जो कमीशन है कंसल्टेंसी है वो भी हमने क्या कर दिया, लेस करके नेट कितना है हमारा 5,865 रुपया। अब जो इसका यहाँ पे लेस हो रहा है, ये सेम आपका नीचे परचेस में से भी लेस होगा। ये जो 5 यहाँ पे लेस हो रहा है, ये सेम कंसल्टेंसी में नीचे भी लेस होगा। और सेम जो यहाँ पे कमीशन है 10 रुपया, ये यहाँ नीचे भी लेस होगा। मतलब हो क्या रहा कि आपने एक बैलेंस शीट बनाई एच की, एक बैलेंस शीट बनाई एस की, यहाँ पे था परचेस, यहाँ पे था सेल, करेक्ट। जब दोनों को मर्ज किया तो आपने ये परचेज और ये सेल को मर्ज हटा दिया और नेट यहाँ पे 0 कर दिया। सेम वे यहाँ पे कुछ कंसल्टेंसी की इनकम होगी या कंसल्टेंसी का एक्सपेंस होगा, जहाँ पे दोनों को मर्ज किया, कंसल्टेंसी कट करके खर्चे में से कट हो गया, इनकम से भी कट हो गया। सेम वे कमीशन का खर्चा यहाँ पे होगा, यहाँ पे कमीशन की इनकम होगी, दोनों को मर्ज किया तो कमीशन कट गए। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इन्वेंटरी कितने से बढ़ी, एच की बढ़ी 1,000 से, एस की बढ़ी 200 से, टोटल कितना हो गया 1,200। बट बोलता है कुछ इन्वेंटरी है जो इंट्रा ग्रुप की है, जो है इंट्रा ग्रुप की, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, हमको उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। बोलता है प्रॉफिट कितना है, 20% प्रॉफिट है। इन्वेंटरी कितनी की हमारी, क्लोजिंग 24 लाख की है, तो ये सेलिंग प्राइस है, हमारा होता कॉस्ट पे, तो इंक्लूडिंग ये प्रॉफिट इंक्लूड है, तो डिवाइड बाई 120 किया इंटू 20 किया, तो 4 रुपये का क्या है हमारा प्रॉफिट आया, हमने उधर लेस कर दिया, करेक्ट। यही 4 रुपया नीचे हमने वापस लेस भी किया होगा। ये आ गया हमारा 7061 ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस हमारा कॉस्ट कितना है 800, हमारा कॉस्ट कितना है 800, उनका कितना है 200। सेम वे ये 800 है, ये 150 है, दोनों को सम करते जाएंगे, दोनों को प्लस करते जाएंगे, 800 200 1000 आया, जिसमें से इंटर ग्रुप कितना है 120 लेस कर दिया, कितना आ गया 880। सेम वे जो हमारे वेजेस हैं, वेजेस कितना है हमारे बेटा 800 और 150, टोटल कितना आ गया 950। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस सैलरी हो गया। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितना है 200 और 100, टोटल कितना हो गया 300।
प्रोडक्शन 200 और 100 टोटल कितना हो गया 300। तो हमने क्या किया, हमने सबको क्या कर दिया, ऐड करते चले गए। हमने क्या किया, स्ट्रेट अवे एक एक चीज़ों को ऐड करते चले गए और हमारा ये कंसोलिडेटेड हमने क्या बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। कुछ नहीं, जितना रेवेन्यू है एच का रेवेन्यू प्लस एस का रेवेन्यू माइनस इंट्रा, वैसी एक्सपेंस एच का एक्सपेंस प्लस एस का एक्सपेंस माइनस इंट्रा, करेक्ट। वैसे ही डेप्रिसिएशन एच का डेप्रिसिएशन प्लस एस का डेप्रिसिएशन, इंट्रा तो कुछ भी नहीं होता, लेस करने की जरूरत नहीं है। यानी जो आइटम में इंट्रा ट्रांजेक्शन नहीं है, जो ट्रांजेक्शन में इंट्रा ट्रांजेक्शन नहीं है तो 1 + 1 2 लिख दो, और किसी में अगर इंट्रा ट्रांजेक्शन है तो 1 + 1 माइनस, अगर सपोज 0.5 का इंट्रा एक्सपेंसेस है तो वो आ जाएगा 1.5। ये सिंपल फार्मूला है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यही सिंपल फार्मूला है फॉर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी यही होगा, करेक्ट। ये है आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग, ये है ए का, ये है बी का, सेम वे ये है इन्वेस्टिंग, ये है फाइनेंसिंग। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो इसका है प्लस जो इसका है, ये आपको लाइन बाय लाइन क्या करना है, ऐड करना है। लाइन बाय लाइन आइटम को एडिशन करना है, बस इतना ही आपका काम है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज़, नीचे दी है बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट दी है 2015 की 2016 की, करेक्ट। ओके, ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, बोथ द कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर एज देयर अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का इनका साल रहता है। ए लिमिटेड वैल्यूज इन्वेंटरी ऑन वेटेड एवरेज बेसिस वाइल बी लिमिटेड फॉलोज फीफो बेसिस। टू ब्रिंग बी वैल्यू, ये बी जो है ये फीफो कर रहा है तो हमको उसको वेटेड एवरेज में कन्वर्ट करना है। तो बी की जो इन्वेंटरी है उसको ए की इन लाइन लाने के लिए इट्स इन्वेंटरी इज़ टू बी रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस बाय 12,000 रुपया एट द एंड ऑफ 2015 एंड 34,000 रुपया एट द एंड ऑफ 2016। यानी हमारी जो ओपनिंग इन्वेंटरी है और क्लोजिंग इन्वेंटरी है किसकी, बी लिमिटेड की, वो किसके हिसाब से बन रही है अभी, वो बन रही है बेटा, वो बन रही है एज़ पर फीफो बेसिस। हमको उसको कन्वर्ट करना है एज़ पर वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज करेंगे तो ओपनिंग इन्वेंटरी जो है ना वो कितने से रिड्यूस होगी, 12,000 से। यानी ओपनिंग यानी एक्सपेंस साइड जो है, एक्सपेंस साइड वो 12,000 से कम होगा, यानी प्रॉफिट 12,000 से बढ़ेगा। और क्लोजिंग इन्वेंटरी है ना उसको भी रिड्यूस करना है कितना, 34 से। तो क्लोजिंग बोलते हैं इनकम रिड्यूस होगा 34 से, तो इनकम कम हो रही है 34 से और खर्चा कम हो रहा है 12 से। तो नेट आपका जो इफेक्ट होगा वो कितने से होगा बेटा, 22,000 का आपका नेट इफेक्ट होगा, 22,000 का नेट इफेक्ट होएगा। आगे बी लिमिटेड डिडक्ट्स 1% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट के अगेंस्ट बी लिमिटेड 1% का प्रोविजन बनाती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बी लिमिटेड इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड ऑफ 60,000 इन 2015 एंड 30,000 इन 2016, बीइंग पार्ट ऑफ इनिशियल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 90,000 in 2015 which is being written off over 3 years. Similar amount of advertisement expenses of A Limited has been fully written off in 2015. Restate the balance sheet of B Limited as on 31st December 2016 after considering the above information for the purpose of consolidation. What restatement be necessary to prepare the accounting policy adopted by A and B uniform? तो हमको क्या बोला हुआ है, कोई जगहों पे ए अलग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी और बी अलग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी करी, तो हमको उन सबको क्या करना है, इन लाइन लेके आना है। यानी जो बी की अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको ए के साथ मर्ज करना है, चलिए तो हमको क्या करना है, पहले पढ़ते हैं एज पर पैरा 20 and 21 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। हमको क्या पैरा याद करने की जरूरत है, द आंसर इज नो। Consolidated financial statement would be prepared using uniform accounting policies for like transaction and other events in similar circumstances. If it is not practical to use uniform accounting policies in general consolidated financial statement, the fact should be disclosed together with the proportion of item in consolidated financial statement to which different accounting policy has been applied. If a member of a group uses accounting policy other than those adopted in consolidated financial statement for like transaction and event in similar circumstances, appropriate adjustment
आर मेड टू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन दे आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी क्या बोला हुआ है कि भैया ए और बी है, ये दोनों अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो सेम फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई कारणवश बी जो है वो कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो स्टैंड अलोन के लिए वो अलग करे, लेकिन जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो उसी वजह से हमने क्या एडजस्टमेंट किया कि भैया मेरा रिजर्व कितना आ रहा है, 7,14,000 रुपया। मेरा रिजर्व क्या आ रहा है, 7,14,000 रुपया। मैं क्या करता हूँ, मैं 1% सबसे पहले मैं बेड डेप का प्रोविज़न बनाता हूँ। मैं 1% बेड डेप का प्रोविज़न बनाता हूँ, यानी ये जो मेरी डेटर्स हैं, ये जो मेरे डेटर्स हैं ये 1% रिड्यूस करने के बाद आ रहा है, यानी ये कितना है 99%। तो बेटा टोटल कितने होते थे, 981 डिवाइड बाई 99 इंटू 100, ये आ गए मेरे एक्चुअल, ये आ गए मेरे एक्चुअल डेटर्स, ये आ गए मेरे एक्चुअल डेटर्स जो कि 9 लाख रुपए के, जो कि है 9 लाख रुपए के। इतने के डेटर्स होने चाहिए थे, लेकिन आ कितने के रहे, 891 क्या रहे, यानी डेटर्स कितने से बढ़ेंगे, डेटर्स बढ़ेंगे बेटा 9,000 से। असेट 9,000 से बढ़ रही तो मुझे लाइबिलिटी को भी 9,000 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी मुझे रिजर्व्स को भी 9,000 से बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने 9,000 रुपये क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेम में मैं शिफ्ट हुआ, मुझे फीफो से वेटेड एवरेज में शिफ्ट होना पड़ा, उस वजह से मेरी इन्वेंटरी की वैल्यू कितने से कम हुई, 34 से इन्वेंटरी की वैल्यू कम हुई, क्लोजिंग इन्वेंटरी की, तो इनकम कम हुई तो प्रॉफिट भी कम होगा, प्रॉफिट कम तो रिजर्व का बैलेंस भी कम, इसलिए मैंने क्या किया, लेस किया। सेम में मेरा 30,000 का एडवर्टीजमेंट का खर्चा था, जो नेक्स्ट ईयर में मैं उसको राइट ऑफ करने वाला था। बट ए लिमिटेड क्या करता है, ए लिमिटेड सिमिलर आइटम को उसी साल पूरा पूरा राइट ऑफ करता है, तो अगर मैं इसको भी पूरा राइट ऑफ करूँ 30,000 रुपये को, तो भैया मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो रिजर्व भी कम होगा। तो मेरा नेट रिजर्व सब एडजस्टमेंट में कितना रहा, 6,59,000। बस अब इन सबका इफेक्ट जो है ये बैलेंस शीट में देना है आपको, और आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो ये जो आएगा दिस विल बी 659, दिस विल बी 659। जो आपका डेटर है जो यहाँ पे कितना आ रहा है 891 का, वो कितने का आ जाएगा बेटा, 9 लाख का जाएगा। डेटर कितना आएगा आपका, 9 लाख का आएगा। आपने उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे जो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, करेक्ट, इसको आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया, इसको आपने लेस कर दिया। 30,000 से 2 कितने पे आ रहा है, 18,000 पे आ रहा है। आपकी इन्वेंटरी आपने कम कर दी, इन्वेंटरी कितनी है यहाँ पे 742, इसको आपने कम किया कितने से, 34 से कम किया, तो इन्वेंटरी जो है वो आ गया 7,08,000 पे। तो आपने क्या किया, एक तरफ इफेक्ट दिया उसका पूरा रिजर्व एंड सरप्लस में, आपने एक तरफ इफेक्ट दिया रिजर्व एंड सरप्लस में, और एक तरफ असेट्स को भी साइमल्टेनियसली कम कर दिया, और आपने सेम अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों की बना ली है। आपने दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम बना ली है। भैया अगर एग्ज़ाम में आएगा तो क्या क्वेश्चन आ सकता है इस पे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो एक जो मैंने आपको बैलेंस शीट बताई वो आएगा अगर 16 मार्क का आया तो, या जो मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड गुडविल, कैपिटल रिजर्व, वो क्वेश्चन आएगा अगर 5 से 8 मार्क के लिए। तो इसके साथ हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो भी ओवर होता है, करेक्ट, और हमारा एडवांस अकाउंट का पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। होप आप अच्छे से पढ़ो।